नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सच्ची कहानियां रोनित के साथ। आइए चलते हैं आज के अनाउंसमेंट की तरफ। कल की हमारी कहानी किस ऑफ डेथ में पहला कमेंट सुनीता जीवराग जी ने किया था। इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। मेरा नाम डॉक्टर क्रिश है। सबसे पहले मैं ये बता दूं, मेरा नाम डॉक्टर क्रिश इसलिए है क्योंकि मैं कोई इलाज करने वाला डॉक्टर नहीं, मैं एक पीएचडी होल्डर डॉक्टर हूँ और मेरा रिसर्च ऐसी चीज़ों के बारे में होता है जो कि आम इंसान कभी सुनता नहीं, समझता नहीं और जानता भी नहीं। एक्चुअली उनसे छुपाया जाता है। और आम लोगों से ये बातें क्यों छुपाई जाती हैं, ये इस कहानी के खत्म होते होते तक आप सभी समझ जाएंगे। मेरी लाइफ स्टोरी समझने के लिए सबसे पहले आपके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर मैं रिसर्च किस चीज़ पे करता हूँ। तो मेरा रिसर्च ऐसे चीज़ों के बारे में होता है जो बहुत प्राचीन काल से इस दुनिया में एग्जिस्ट तो करती हैं, लेकिन उनका अस्तित्व हर कोई या तो नकार देता है या तो उनके अस्तित्व के बारे में कोई कुछ जानता ही नहीं। अगर कभी ऐसी साइटिंग्स होती भी हैं जिनमें वो जीव नजर आते हैं या देखे जाते हैं, तो लोग उसे या तो काल्पनिक मानते हैं या फिर कोई ना कोई इस बात को दबाने या छुपाने की कोशिश करता है। हमेशा ही ऐसा होता है। और हम यहाँ जिन जीवों की या जिन चीज़ों की बात कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं कि बहुत सालों से छुप छुप कर आ रहे हैं। वो ऐसे जीव हैं जो छुपाए नहीं जा सकते। वो खुद के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए ऐसा करते हैं। हम लोगों ने कई सारी प्राचीन सभ्यताओं में विशालकाय मनुष्यों की या फिर राक्षसों के बारे में पढ़ा, सुना या जाना है। ऐसा माना जाता है कि आज से हजारों साल या शायद लाखों साल पहले से राक्षसों या विशालकाय मनुष्यों का अस्तित्व रहा है। इन लोगों को बहुत बुरा माना गया है। ये भी कहा गया है कि ये लोग बिना मतलब, बिना किसी वजह के लोगों को मार दिया करते थे। लेकिन हमारे रिसर्च में हम लोगों का सब्जेक्ट यही था और हम लोगों ने बहुत सारी स्क्रिप्चर्स और पुरानी पुस्तकें, अलग अलग इतिहास और माइथोलॉजिकल बुक्स, सब कुछ का अध्ययन किया। अलग अलग कई धर्मों के बुक्स में ये सारी जानकारी मिली कि ये लोग एग्जिस्ट तो करते थे और इनमें से कुछ लोग बुरे भी होते थे, जैसे कि हम मनुष्यों में होते हैं, कुछ अच्छे और कुछ बुरे और कुछ बहुत बुरे। वैसे ही इन लोगों में भी था कि ये लोग साइज में और आकार और शक्ति में हमसे बहुत ज्यादा ताकतवर थे। इसीलिए अगर इनमें से कोई कभी बुरा बनता था तो ज्यादा शक्ति और बड़े आकार की वजह से वो बहुत भारी पड़ता था। इसलिए लोग उन्हें और बढ़ा चढ़ा कर बुरा बताते थे। लेकिन वो हमेशा ऐसे बुरे नहीं होते थे। उनमें से बहुत सारे ऐसे जीव जो विशालकाय थे, लेकिन उनके बारे में पढ़ने को मिलता है कि वो लोग मदद किया करते थे मनुष्य जाति का। हमें इसी रिसर्च के दौरान ऐसे बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स मिले जिन्हें उस पुराने समय में बनाना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि उस समय ना ही क्रेन हुआ करती थी और ना ही कोई बड़े उपकरण, ना ही आज के जैसे कोई भी आधुनिक सामान जिससे कि उन बड़े बड़े पत्थरों को और बड़ी बड़ी आकृतियों को बनाना पॉसिबल था। तो आखिर कैसे आम इंसान ने, जिसकी हाइट उस टाइम बहुत ज्यादा नहीं हुआ करती थी, अपने से 10 गुना बड़े स्ट्रक्चर्स को बनाने में कामयाब हो गई, और ऐसे पत्थरों से जो पत्थर वहां नजदीक कहीं पाए भी नहीं जाते थे। तो आखिर वो लोग टनों भारी पत्थरों को इतने बड़े साइट पे ले जाकर इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स को बनाने में कामयाब कैसे हुए उस प्राचीन काल में? इन्हीं सवालों के जवाब को हम लोग खोजते खोजते कई सारे चीजों तक पहुंचे, कई सारे कंक्लूजन तक पहुंचे। और ऐसे ही एक साइट के बारे में जब हम जांच पड़ताल कर रहे थे तो वहां हमें बहुत विशालकाय जीव के अवशेष मिले, पैरों के फुटप्रिंट्स मिले, जो कि उस टाइम के
आज से करीब हजारों साल पहले मिट्टी गीली होने के वजह से उनके पैरों के निशान बने थे। या ये भी हो सकता है कि उस दिन जब ये कंस्ट्रक्शंस हो रहे होंगे तो वहां बारिश हो रही होगी और बारिश होने के कारण इनके भारी भरकम शरीर के वजन की वजह से उनके पैरों के निशान इतने गहराइयों तक चले गए जिसके वजह से वो निशान आज तक मिटे नहीं। कई जगह तो ऐसा देखा गया है कि जब उनके पैरों के निशान बने होंगे उसके बाद वो जगह, वो स्थान सूखकर पत्थर की तरह हो गया, जिसके वजह से उस पत्थर जैसी आकृति में आज भी उनके पैरों के निशान उनके पैरों के रेखाओं के साथ देखे जा सकते हैं। और ये कोई कही सुनी बातें नहीं हैं। आज अगर आप इन सारी चीज़ों को ऑनलाइन सर्च करते हैं तो फोटोज और सबूतों के साथ आप इन्हें ऑनलाइन देख सकते हैं। और तो और हमें इन सारे खोजों के दौरान ये भी पता चला कि कई सारे राक्षसों को पुराने ज़माने में लोग अपने बहुत कीमती चीज़ों की रखवाली के लिए या फिर कोई दैविक सामान जो कि माना ये जाता था कि जो देवताओं ने बनाया है या देवताओं के इस्तेमाल में आता है, उनकी रखवाली के लिए दरबानों की तरह या तो इन विशालकाय इंसानों को या तो राक्षसों को रखा जाता था, क्योंकि इनसे किसी भी सामान को चोरी करना इतना आसान नहीं था। ना कोई इनसे बल से जीत सकता था, ना छल से, क्योंकि बल तो इनमें इतना हुआ करता था कि ये एक हाथ से ही बड़े-बड़े चट्टानों को चूरा बना दिया करते थे। और छल से जीतने की बात इसलिए नहीं क्योंकि इतने बड़े और विशालकाय और शक्तिशाली लोगों के सामने आके अच्छे अच्छों की अकल काम नहीं करती थी। इसीलिए हमेशा यही दिखाया गया है और पुराने किस्सों कहानियों में भी ये बताया गया है कि हमेशा कोई ना कोई राक्षस किसी खजाने की रखवाली करता था, क्योंकि हर कहानी का आधार सच्चाई होती है। ऐसी कहानियां आपने भी बचपन में बहुत सुनी होंगी, हम लोगों ने भी सुनी हैं। और इन्हीं आधारों पे जब हम लोगों ने खोज की तो पता चला कि इन बातों में काफी हद तक सच्चाई है। हर पुरानी चीज की रखवाली ऐसे ही कोई विशालकाय जीव करते थे। जहां जहां पे पुराने जमाने में खजाना रखने की या छुपाने की बात लिखी हुई है, वहां आसपास कहीं ना कहीं किसी विशालकाय जानवर, जीव या इंसान कह लीजिए, या शायद राक्षस के हाथ पैर के निशान या फिर कोई ना कोई ऐसी चीज, जैसे एक जगह पे जहां माना जाता था कि वहां बहुत सारा सोना छुपाया गया था, वहां पे हमें एक इतना विशालकाय तलवार मिला जिसका कोई आम इंसान इस्तेमाल तो छोड़िए, उसे हिला भी नहीं सकता। वो तलवार करीबन 12 फीट का था। तो उस तलवार को चलाने वाला कितने फीट का होगा ये तो आप खुद भी अनुमान लगा सकते हैं। ऐसी ही एक कहानी आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी जिसमें कि एक विमान की रखवाली कांधार के एक कबीलाई एरिया में एक गुफा के अंदर एक 15 से 20 फीट ऊंचा राक्षस कह लीजिए या विशालकाय इंसान कर रहा था। जब अमेरिकन सिपाही वहां पहुंचे तो उन लोगों ने उससे लड़ने की कोशिश की, लेकिन पहली टोली को तो उसने अपने हाथों में रखे एक पुराने जमाने के हथियार से ही मार डाला। बाकी के जो सिपाही आए उन्होंने बहुत मुश्किल से उस पर काबू पाया। ये सारी चीजें आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगी। इनके अस्तित्व को छुपाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम लोगों ने कुछ गलतियां कर दी जो कि हम लोग बहुत व्याकुल हो गए थे इनके बारे में जांच करने के लिए, और ये गलती हमारे लिए भी बहुत भारी पड़ी। जैसे कि हम लोग हर बार नए नए पुराने पुस्तकों को, इतिहास को, माइथोलॉजिकल बुक्स को, कहानियों को, किस्सों को खंगालते थे, वैसे ही हम लोग फिर से एक बार पुराने चीज़ों को खंगाल रहे थे ताकि हमें कुछ और जानकारियाँ, कुछ और प्रूफ्स, कोई और सबूत मिले जिससे हम ये साबित कर सकें। कहें तो हम किसी को ये साबित नहीं करना चाहते थे। हमें खुद बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता था जब भी हमें किसी विशालकाय जीव या राक्षसों के अवशेष या अस्तित्व में होने के प्रमाण मिलते थे। हम लोग हर उस जगह पे जाते थे
जहाँ पे भी इन विशालकाय जीवों को देखे जाने की या उनके किसी सबूत के बारे में बताया जाता था। ऑस्ट्रेलिया के बड़े से पैरों के निशान को भी देखने गए। बाकी के भी जगहों पे जहाँ उनके बड़े बड़े लंबे चौड़े कंकाल मिले, हर जगह हम लोग जाते थे, चेक करते थे, रिसर्च करते थे, रीडिंग्स लेते थे। और अगर उसके पूरे बॉडी के पार्ट्स ना मिले तो जो भी पार्ट मिलता था उससे हम लोग एक रिकंस्ट्रक्ट करते थे कि हाँ इसके हिसाब से कितना होगा इसका हाइट, इसके बॉडी के पार्ट्स का हाइट, कितना ज़्यादा लेंथ होगा, कितना शक्ति, कितना वजन, जब ये धरती पे चलता होगा तो कितना प्रेशर पड़ता होगा। ये सारी चीज़ों का अनुमान लगाया करते थे। और दूसरी तरफ हमारा रिसर्च जारी था। अलग अलग स्थानों पे हमारे अलग अलग स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ सबूत और बाकी सारी चीज़ें पता लगाने में लगे हुए थे। नॉर्मली आप लोगों ने भी सुना होगा गोलायत की कहानी और राक्षसों की कहानी। ये सारी हर पुस्तकों में, पुराने इतिहास में और हर सभ्यता में इनकी जानकारी दी जाती है। इन्हीं सारी चीज़ों के बीच हम लोग कुछ पुख्ता सबूत की तलाश में थे। तभी एक अज्ञात जगह से मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे कॉल किया और कहा, प्रोफेसर क्रिस, यहाँ पे हमें जो मिला है वो देखकर तो आपके खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आपके पैरों के तले से जमीन खिसक जाएगी और आप शायद बादलों पे चलने लगे। इतना सुनते के साथ मैंने कोई क्वेश्चन आंसर नहीं किया। मैंने तुरंत उस जगह के लिए अपने फ्लाइट की बुकिंग्स की और उस जगह के लिए निकल गया। जब मैं वहां पहुंचा तो उसने मुझे कुछ जानकारी दी कि यहाँ से कुछ दूर जाकर एक बीहड़ इलाके में, जहाँ के आसपास कोई आबादी नहीं रहती, हम लोग वहाँ खुदाई कर रहे थे। वहाँ के लोकल्स के बात पे और कुछ पुराने नक्शों के हिसाब से जब हम लोगों ने खुदाई की और 12-15 फीट तक अंदर गए, हम लोगों ने जब उम्मीद छोड़ दी थी, तभी हमारी मशीनें किसी एक अजीब सी चीज से टकराई, जिसे वो मशीनें ना ही तोड़ पा रही थी और ना ही हिला पा रही थी। फिर हम लोगों ने सोचा कि अगर उस चीज को नुकसान पहुंचेगा तो तकलीफ हो सकती है। इसीलिए हम लोगों ने मजदूरों को बुलाया और उसके बाद की सारी खुदाई हाथों से करवाई। लेकिन जब हमें समझ में आया कि वो क्या है और बाकी किसी को पता ना चल जाए, इसलिए हम लोगों ने मजदूरों को वहां से हटा दिया, उनके पेमेंट्स वगैरह कर दी और बोला कि अब तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं। और उसके बाद की खुदाई हम लोगों ने खुद की। और आइए चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोगों ने खोद कर क्या निकाला है। और जब मैं उस जगह पे पहुंचा तो जैसा कि मेरे स्टूडेंट ने कहा था, मेरे खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लग रहा था जैसे मैं बादलों पे चल रहा हूँ। मैं किसी और आयाम में जा चुका था, क्योंकि उन लोगों ने एक ऐसे बख्तर, एक ऐसे आर्मर को खोज निकाला था जो योद्धा युद्ध में पहनते थे, जिससे उन्हें चोट ना लगे। आपने पुराने फिल्मों में देखा होगा कि जब किसी योद्धा के लड़ने का सीन आता है तो वो ऊपर से लेकर नीचे तक एक बख्तर में, एक आर्मर में ढका रहता है। वैसे ही कुछ चीज यहाँ मिली थी। बस बात ये थी कि वो आर्मर इतना बड़ा था कि उसके अंदर कई इंसान आ जाएं। उस आर्मर की सिर्फ ऊपर के भाग की, जो सिर्फ सीने से लेकर पेट तक के भाग को ढकता है, मतलब गला, सीना और पेट, ये पूरा भाग ढकने वाला जो एरिया था वो करीबन 12 फीट का था। और नीचे का एरिया अलग, मतलब वो पूरा का पूरा 20-25 फीट से भी ज्यादा लंबा चौड़ा बख्तर आर्मर था, जो कि कुछ मजबूत हड्डियों से, जो शायद हाथी और बड़े बड़े जानवरों की हड्डियां और मेटल के टुकड़ों और कई सारी चीजों को मिला के बनाया गया था। और वो इसलिए वहां प्रिजर्व हो गया था कि कुछ समय पहले वहां एक ज्वालामुखी फटा था। ज्वालामुखी के राख के अंदर वो चीजें अच्छी तरीके से प्रिजर्व हो गई थी। और साथ ही साथ बाद में वहां बर्फ वगैरह अक्सर पड़ती थी। वो काफी ठंडा इलाका था, इसलिए उन चीजों के खराब होने का कोई कारण मौजूद नहीं था। इसीलिए वो चीज आज भी वैसे की वैसी ही बनी हुई थी। और उसके इर्द गिर्द ज्वालामुखी राख और कीचड़ के वजह से एक पत्थर जैसा आकार बन गया था,
जो कि उसे अच्छी तरीके से प्रिजर्व करके रखा था। लेकिन सिर्फ इस चीज को खोज लेने से हमारा काम खत्म नहीं हो जाता था। हमें ये भी पता करना था कि ये सच में किसी ने पहना था या ये सिर्फ एक मॉडल की तरह बनाकर वहां रखा गया था। इसीलिए हमने रिसर्च आगे शुरू की, उससे बिना नुकसान पहुंचाए जैसे तैसे बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद हम उसे अपने एक टेम्परोरी लैब में लेके गए, जो हमने टेंट वगैरह में एक अच्छे से एटमॉस्फेयर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट को बनाया था। वहाँ वहाँ ले जाकर जब हम लोगों ने उस पर एक्सपेरिमेंट्स और सारी स्कैनिंग और एक्सरेज शुरू किए, तो पता चला कि उस बख्तर पे, उस आर्मर पे चोट के बहुत सारे निशान हैं, जैसे किसी हथियार से उस आर्मर पे हमला किया गया है। कुछ निशान छोटे थे, जो कि आम इंसान हथियारों के साइज के थे, जैसे कि नॉर्मली जो इंसान जिस तरीके के, जिस साइज के तलवार, बर्छे, भाले और बाकी सारी चीजों का इस्तेमाल करता था, उस साइज के कुछ निशान थे। लेकिन कुछ निशान बड़े थे, जैसे कि उन्हें बहुत बड़े हथियारों से बनाया गया है, जो कम से कम 8-10 फीट से भी बड़ा हो, भारी, गहरे, इस तरीके के निशान जो आम आदमी उतने मजबूत आर्मर पे नहीं बना सकता था। इसका मतलब इसे किसी ने पहना था, और इसे जिसने भी पहना था उसकी लड़ाई आम इंसानों से भी हो चुकी थी, और उसी के साइज के या उसके साइज से बड़े लोगों से भी, और ये काफी युद्ध लड़ चुका था। जब हम लोगों ने उसे अंदर से अच्छी तरीके से चेक किया, तो हमें पता चला कि उसके अंदर कुछ बाल हैं, जो शायद दाढ़ी और सिर के बाल थे। शायद उसके सीने और शरीर पे भी जो बाल थे, उनके भी कुछ अवशेष उस आर्मर के साथ ही प्रिजर्व हो गए थे। जब हम लोगों ने उन बालों पे और बाकी सारी चीजों पे एक्सपेरिमेंट्स किए, तो हमें पता चला कि सच में ये बहुत पुराना और बहुत ही ज्यादा विशालकाय इंसान का आर्मर था, जो कि वजन में काफी भारी था, शायद इतना ताकतवर जो अपने हाथों से ही एक हाथी को मसल दे। अब हमें खुशी इस बात की थी कि हम लोगों ने एक ऐसा प्रूफ खोज निकाला है, जिससे कि ये पता चले कि ये आर्मर कोई विशालकाय राक्षस या इंसान पहनता था। और दूसरी बात ये कि इसने कई सारे युद्ध भी लड़े थे, और साथ ही साथ इंसानों के साथ किसी बड़े और विशालकाय इंसान या राक्षस से भी युद्ध लड़े थे, जिससे ये साबित होता था कि उस टाइम पे ऐसे विशालकाय लोग या राक्षस मिलना आम बात थी, क्योंकि सिर्फ एक नहीं था जो इतना विशाल था। इसने जिससे लड़ाई लड़ी थी, वो भी काफी विशालकाय था, और ऐसे कई सारे होंगे जो आपस में लड़ते भिड़ते रहते होंगे। हो सकता है अलग अलग राज्यों के लिए या अलग अलग चीजों के लिए। वजह पता लगाना बाकी था। हम लोगों की रिसर्च दूसरी तरफ जारी थी। यूं ही हम हर जगह सबूत की तलाश करते रहते थे, और काफी सारी चीजें हमें पता भी चली कि ऐसे कई सारे हथियार जो ये इस्तेमाल करते थे, ऐसे कई सारी आर्मर्स जो ये इस्तेमाल करते थे, ऐसे कई सारे चीजें जिनकी ये रखवालियां किया करते थे, ऐसे कई सारे राज्य जिनके लिए ये लड़ा करते थे। बहुत सारी चीजें हमने पता लगाई, और ऐसे ही कुछ कुछ चीज पता लगाते लगाते हम एक ऐसे स्थान पे पहुंच गए जहां शायद हमें नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि हम लोग सिर्फ इनके बारे में सबूत और प्रूफ जुटाने में लगे हुए थे। सबसे ज्यादा पुख्ता, उससे ज्यादा पुख्ता, और इतना ज्यादा पुख्ता जिससे कोई नकार ना सके, और हम भी नकार ना सके, क्योंकि हम एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से सोचते थे कि अगर हमें ये सबूत मिला है, तो ये भी तो हो सकता है कि इस सबूत को किसी ने बनाया हो, या ये जो बख्तर मिला है, हो सकता है इसे किसी ने सजाने के लिए बनाया हो सकता है इसे ज्यादा रियल दिखाने के लिए, जैसे कि आजकल भी होता है कि हम लोग अगर कोई सी चीज को पुराना दिखाना चाहते हैं, तो उसमें बहुत सारा फेरबदल कर सकते हैं। इस प्रोस्पेक्टिव से भी हम सोचा करते थे, इसीलिए हम लोग हर चीज को आखिरी तक जांचते थे, ताकि ये पूरी तरीके से क्लियर हो जाए कि क्या ये चीज सच में थी या इसे सिर्फ दिखावे के लिए बनाया गया था।
जांच में हमेशा यही साबित होता था कि हाँ, ये सच में थी और इसे पहनने वाला भी बहुत विशालकाय था। लेकिन एक जगह हमें पता चला कि एक ऐसे ही विशालकाय मनुष्य को, राक्षस को, या जो भी वो था, उसे देखा गया है। कई सालों तक बार बार देखा गया है, लेकिन पिछले 1 डेढ़ साल से वो कभी किसी को नजर नहीं आता। हम लोगों ने सोचा, अगर इस बात में 0.1% भी सच्चाई है तो हमें एक बार जाके जांच पड़ताल करनी चाहिए। अगर वो मनुष्य या राक्षस मर चुका होगा तो हम कम से कम उसके अवशेष को ला सकते हैं, जो कि बहुत ताजा होगा। उस अवशेष से हम लोग आराम से ये अपने आप को भी प्रूव कर पाएंगे कि हाँ, जिस चीज के लिए हम लोगों ने अपने जिंदगी के इतने साल लगा दिए वो कितना सच है, और हम लोग सच्चाई के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, ना कि सिर्फ कहानियों के पीछे। हम लोग वहां तैयारी करके निकले और कई सारे टीम्स बनाई, जैसे टीम ए, टीम बी, टीम सी, टीम डी। टीम डी में जॉर्ज और माइकल के भाई भी थे, और दोनों के भाई से ही टीम डी बनी थी। और टीम डी के लोग सबसे ज्यादा उत्सुक रहने वाले लोग थे। इसीलिए हम लोगों ने उनसे कहा कि तुम लोगों को अगर ऐसा कुछ दिखे तो तुम लोग तुरंत उस स्पॉट पे मत चले जाना। पहले हम लोगों को वायरलेस पे इन्फॉर्म करना, फिर हम लोग सब वहां पहुंचेंगे, फिर डिसाइड करेंगे कि आगे कैसे बढ़ना है और क्या करना है। टीम डी वालों ने हामी तो भर दी, लेकिन हमें भी पता था और उन्हें भी कि वो लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे। इसलिए हम लोगों ने टीम सी को उनके पीछे लगाया। काफी दूर तक हम लोगों ने छानबीन की। हम लोग चारों तरफ छानबीन कर रहे थे। मतलब हम लोग एक स्पॉट पे खड़े हुए और वहां से अलग अलग चारों दिशा की तरफ बढ़ने लगे, जिसके वजह से ज्यादा बड़े क्षेत्र में हम लोग जांच पड़ताल कर सके। करते करते हम लोगों के चारों टीम्स जंगल की तरफ, पहाड़ियों की तरफ और गुफाओं की तरफ बढ़ चली। धीरे धीरे काफी देर तक छानबीन करते करते हम एक ऐसी जगह पे पहुंचे जहां पे एक अजीब सी ध्वनि सुनाई दे रही थी। तब तक हमें वायरलेस पे टीम डी का मैसेज आया कि सर, यहाँ पे ये वाइब्रेशन सबसे ज्यादा है, और हमें इतना ज्यादा ये वाइब्रेशन फील हो रहा है कि यहाँ के सारे पत्थर और चट्टान हिल रहे हैं। क्या हम लोग आगे बढ़ें? हम लोगों ने कहा तुम लोग वहीं रुको, लेकिन उन्होंने कहा कि हम जल्दी से इसे चेक करेंगे और हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर हमें कुछ पता चलता है तो हम लोग वहां रुककर आपका वेट करेंगे। हम लोगों ने इजाजत दे दी। वो लोग आगे बढ़ने लगे। उसके बाद उन्हें फिर से हमें इन्फॉर्म किया, सर, ये कोई ऐसी वैसी वाइब्रेशन नहीं है। गुफा के अंदर एक विशालकाय इंसान सो रहा है। शायद वो राक्षस है। उसके बड़े बड़े बाल, बड़ी बड़ी दाढ़ियां और बहुत लंबा चौड़ा इंसान है, और ये उसके खराटों के वाइब्रेशन की वजह से हिल रहा है सब कुछ। हमें विश्वास नहीं था कि सच में हम लोगों ने जिस चीज का इंतजार पूरी जिंदगी किया वो टीम डी के आंखों के सामने है। हमें लगा वो लोग मजाक कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग पहले भी मजाक कर चुके थे। हम लोगों ने कहा, अगर ऐसा है तो तुम लोग उनकी तस्वीरें लेकर के रखना, हम लोग आ रहे हैं देखने के लिए। हो सके तो एक दो सेल्फी भी ले लेना। उन लोगों ने कहा, ठीक है सर। लेकिन उन लोगों ने जैसा ठीक है सर कहा था, हमें लगा वो लोग डेफिनेटली मजाक कर रहे हैं। लेकिन हाँ, वाइब्रेशन के रीजंस को जानने के लिए हम लोग उधर बढ़ने लगे। जब हम लोग वहां पहुंचे तो हमें चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। जब हम लोग वहां भागते दौड़ते पहुंचे तो हम लोगों ने देखा कि सच में उन लोगों ने कुछ गलती कर दी, और जो वो लोग कह रहे थे वो सच था। एक विशालकाय, करीब 30-35 फीट का आदमी या राक्षस जो कह लीजिए, वो उन लोगों को खिलौनों की तरह चीर फाड़ रहा था और चबा डाला। सबको खा लिया। बस उनमें से एक या दो लोग बचे जो लोग कहीं छुपे हुए थे। उन लोगों ने वायरलेस के थ्रू हमें मैसेज किया और कहा, सर, आप इधर मत आइए, देख तो रहे ही होंगे आप कि यहाँ क्या हो रहा है। हम लोग जंगल के दूसरी तरफ से घूम कर आपके तरफ आते हैं, क्योंकि ये इंसान या राक्षस जो भी है, ये खुद इतना आवाज कर रहा है
कि ये हमारे चलने फिरने की आवाज को सुन नहीं पाएगा। और सच में वो जोर जोर से गुर्रा रहा था, जिसके वजह से पूरे जंगल में आवाज गूंज रही थी। तो वो हमारे आवाजों को कैसे सुनता। फिर वो लोग घूम करके हमारे पास आए और हम लोगों ने वहां से पीछे हट जाना ही सही समझा। वो कैमरा जिसमें उन लोगों ने फोटो लिया था, वो कैमरा भी उनके साथ ही शायद उसके पेट में जा चुका था। और उन लोगों ने बताया कि इन लोगों ने बेवकूफ़ी कर दी। इन लोगों ने गुफा के अंदर उसके फोटो लेने के लिए फ्लैश ऑन कर दिया और फ्लैश के चमकने की वजह से उसकी आंखें खुल गईं और वो जब बाहर की तरफ आ रहा था तब भी ये लोग फोटोज क्लिक कर रहे थे। मैंने उसी समय इन लोगों को कहा कि अभी भी भाग चल, क्योंकि वो जितना बड़ा है और जितना विशालकाय है वो एक बार में हम लोगों को मसल सकता है। लेकिन इन लोगों ने मुझे चुप करा दिया और कहा कि अरे पागल थोड़ी होगा वो, इतना विशालकाय है तो दिमाग भी तो बहुत बड़ा होगा। हो सकता है बाहर निकलकर हमसे बात करने की कोशिश करे, कम्युनिकेट करे, ना कि हमला करे। लेकिन हम लोग इतने बड़े बेवकूफ थोड़ी हैं कि इतने बड़े मौके को हाथ में आने के बाद यूं ही छोड़ के भाग जाए। मैंने उन लोगों को बहुत समझाया कि जो इतना बड़ा है, इतना विशालकाय है, जिसमें इतनी शक्ति होगी, और वो अगर गुस्से में है तुम्हारे फ्लैश की वजह से, तो वो आकर तुमसे बात करेगा कि तुम्हें मसल डालेगा। मेरे समझाने के बाद भी वो लोग नहीं समझे और जब वो काफी नजदीक आ गया तो मैंने खुद के जान बचाने के लिए भागना ही सही समझा और मैं वहां से भागकर कुछ आगे जाकर हम लोग पेड़ के पीछे छुप गए। और जैसा हम लोगों ने सोचा था वैसा ही हुआ। वो आया और जानवरों की तरह इन पे टूट पड़ा। उसको इन लोगों को मारने में चुटकी भर का टाइम ना लगा। इन्हें फाड़ दिया, चबा गया, आधा इधर फेंका, आधा उधर फेंका। बहुत दर्दनाक था सब कुछ। कुछ बहुत तो आप लोगों ने भी देखा ही होगा सर। हम लोगों ने कहा हाँ, हम लोगों ने बहुत कुछ देखा, जो कि देखकर अब बिल्कुल कुछ भी देखने का मन नहीं कर रहा। लग रहा है हमारा सारा रिसर्च, सब कुछ क्या इसीलिए था, इसी दिन के लिए था कि लोगों को इतना नुकसान पहुंचे। फिर हम लोगों ने उनके भाइयों से पूछा जो कि दूसरे टीम में थे कि अब क्या किया जाए, पुलिस को इन्फॉर्म किया जाए। उसके भाइयों ने कहा कि अब क्या फायदा सर, वो लोग अपनी गलती की वजह से मरे हैं और उस बड़े भीम का राक्षस को हम लोगों ने छेड़ा। उसने तो हमें आके नहीं छेड़ा, तो गलती तो हमारी हुई। भाई हमारा मरा है। हम लोग नहीं चाहते कि अब किसी और को कंप्लेन किया जाए या इस चीज को और बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि इस चक्कर के वजह से और भी लोग मरेंगे और जिसके वजह से हमें और भी ज्यादा नुकसान हो सकता है। और ये जो इंसान या भीम का राक्षस या जो भी है, ये तो अब आखिरी ही बचा होगा या गिने चुने इसके जैसे एक आध और बच्चे होंगे। इन लोगों को मार के क्या फायदा, गलती हमारी है। ये लोग हमसे पहले से इस धरती पे हैं, लेकिन हम लोग आजकल किसी को भी शांति से नहीं रहने देते। हम लोग कम जानवर थोड़ी हैं सर, हम लोग से बड़ा राक्षस कौन होगा। मैंने भी उनकी बात को समझा, लेकिन मेरे दिमाग में ये सारी चीजें चल रही थी कि घर पे जाके ये लोग क्या कहेंगे। हालांकि उन लोगों ने कहा कि सर आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग घर पे जाके कुछ कह देंगे। उसके बाद जब हम लोग घर पहुंचे तो हम लोग ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि हम लोग इस रिसर्च को जारी रखें या बंद कर दें, क्योंकि ऐसी चीजों पे रिसर्च करने की वजह से नेचर में कितनी तबाही हो सकती है और उनका कितना नुकसान हो सकता है जो लोग हमारे वजह से छुप के रहते हैं। इस वजह से हम लोग पशुपेश में फंस गए थे। फिर हम लोगों ने सोचा कि जैसे हम लोग सिर्फ सबूत ढूंढते थे, देखते थे, उन्हीं सारी चीजों पर रिसर्च करेंगे, ज्यादा इसके अंदर नहीं घुसेंगे। फिर हम लोगों ने अपना टॉपिक बदल दिया और उसके बाद जो टॉपिक हम लोगों ने चुना वो और भी खतरनाक था। खैर, ये कभी और बताया जाएगा, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। हालांकि मैं किसी चीज की गारंटी नहीं देता कि आपको ये दुनिया में मिल ही जाएंगे या नजर ही आ जाएंगे। आज की कहानी में बस इतना ही। हमारा चैनल ऐसी किसी भी चीज की कोई भी पुष्टि नहीं करता। ऐसी ही अनोखी कहानियों के लिए हमारे प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिए और कल फिर लौटेंगे
ऐसी ही मनोरंजक कहानियों के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।